चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, आप लोगों का लाइव क्लासेज में मोस्ट वेलकम है। थोड़ा सा आज 15 मिनट का डिले हुआ है ना। ये था सब जगह क्लास, तो थोड़ा सा क्लास स्टार्ट करने में लेट हुआ है। चलिए, आप सभी लोग आज बिलियन चैप्टर का रिवीजन करेंगे। हम लोग बच्चों बिलियन चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे और उसी से रिलेटेड आप लोगों को कुछ नए टॉपिक्स भी बताएंगे, कुछ नए शॉर्टकट फार्मूला भी देंगे जिससे आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। और इसमें कुछ क्वेश्चन हमारे पास है, असाइनमेंट्स है हमारा, ये आप लोग को मिलेगा ना ऑफलाइन क्लासेज में। ये देखिए असाइनमेंट्स है, देख रहे हैं आप लोग ना। ये 12 क्लासेज का हिंदी मीडियम का असाइनमेंट हमने रखा है और इसको हम आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे क्लास में, ठीक है। तो इसी से हम सवाल आज आप लोग को कराएंगे क्योंकि बहुत इसमें हमने इम्पोर्टेंट सवाल डाला है और बिलियन चैप्टर में जो जो हम लोगों को टॉपिक्स जानना है उसके बारे में आपको इसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। सेकंड चैप्टर है बिलियन, तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, आप लोगों को बिलियन बताने की जरूरत नहीं कि बिलियन किसे कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर कर रहे हैं रिवीजन। लेकिन अगर देखा जाए तो हम लोगों को बिलियन बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिलियन का मतलब हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी जानते हैं। और आप लोगों को बिलियन का मतलब भी बताया गया है। क्या बताया गया है बिलियन का मतलब? तो बिलियन किसको कहते हैं बच्चों? तो बिलियन जानते हैं कि क्या है, एक प्रकार का समांग मिश्रण है। क्या है? एक प्रकार का समांग मिश्रण है। और कैसा समांग मिश्रण है बच्चों? तो समांग मिश्रण दो या उससे अधिक पदार्थों का है। किसका है? दो या उससे अधिक पदार्थों का है। चाहे इसमें दो पदार्थ हो या दो से ज्यादा हो, लेकिन पदार्थ आपस में मिलेंगे तब क्या बनेगा? बिलियन बनेगा। अब देखो बच्चों, ये चीज को तो हम लोग जानते हैं कि समांग मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? बिलियन। तो बिलियन का प्रकार भी आप लोगों को पता है। बिलियन का प्रकार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बिलियन में दो भाग होता है, एक होता है विलय, दूसरा होता है विलायक, ये भी आपको पता है। और बिलियन के 9 प्रकार जो बताया गया है आप लोगों को, चाहे ठोस में ठोस हो, चाहे ठोस में द्रव हो या ठोस में गैस हो, ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट कॉपी में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। ये सारे लोग को है ना नोट कॉपी में लिखवाया गया है, ठीक है, कि बिलियन के कितने प्रकार होते हैं। और बिलियन में 3 तरह का प्रकार हमने ठोस बिलियन के लिए, द्रव बिलियन के लिए और गैस बिलियन के लिए दिया है। तो ठोस बिलियन में कितने प्रकार के होते हैं? तो ठोस बिलियन भी जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, चाहे ठोस में ठोस मिलाइए, चाहे ठोस में द्रव मिलाइए या ठोस में गैस। जैसे ठोस में ठोस मिलाते हैं तो क्या बनता है बच्चों? मिश्र धातु बनता है।
ठोस में द्रव मिलाते हैं तो सोडियम और पारा का मिश्रण हो जाता है, क्योंकि सोडियम ठोस है और पारा द्रव है। ठीक उसी तरीके से अगर ठोस में आप गैस मिलाते हैं तो क्या होता है, तो ठोस में गैस में आपका कुछ धातु ऐसे हैं जो गैसों को क्या करते हैं, अपने सतह पर अवशोषित कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें निकेल की, तो निकेल क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को अपने सतह पे अधिशोषित कर लेते हैं, यानी चिपका लेता है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ठोस का गैस में है ना विलयन कर सकते हैं। तो इसी तरह से द्रव में ठोस, नमक पानी या चीनी पानी का विलयन, द्रव में द्रव है ना अल्कोहल जल का मिश्रण हो जाएगा, और द्रव में गैस क्या हो जाएगा, CO2 और जल का मिश्रण हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आगे बढ़ेंगे गैसीय विलयन में, तो गैस में ठोस आपका धुआं हो जाएगा, गैस में द्रव आपका कुहासा हो जाएगा, और गैस में गैस हवा हो जाएगा, या फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन या किसी भी चीज का मिश्रण आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम लोग को देखो सबसे मेन भाग सांद्रण देखना है बच्चों, यहां से सवाल ज्यादा आता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसी को हम आप लोग को बताएंगे, और विलयन की सांद्रण से सवाल जब आता है तो विलयन का सांद्रण क्या होता है, इस चीज को जान लीजिए। देखिए विलयन दो भागों से बना है, तो पता है विलयन में दो पदार्थ होते हैं, कौन से दो पदार्थ होते हैं कम से कम, तो याद रखिएगा, एक विलय होता है जिसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है बच्चों, विलायक, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वेंट बोलते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। क्या होता है बच्चों, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अगर सपोज मान लो हमारा सॉल्यूट 2 ग्राम है, सॉल्वेंट 10 ग्राम है, तो सॉल्यूशन कितना ग्राम बनेगा, 12 ग्राम बनेगा। अगर सॉल्यूट मान लो हमारे पास 10 ml है, सॉल्वेंट 90 ml है, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा बच्चों, 100 ml बनेगा। समझ रहे हैं, तो या तो द्रव्यमान से या तो आयतन से हमेशा याद रखना है कि विलय प्लस विलायक बराबर क्या होता है, विलयन। अब सांद्रण में देखो बच्चों, सबसे पहला सांद्रण जो होता है प्रतिशत होता है। क्या होता है, प्रतिशत। अब प्रतिशत के रूप में देखो, सांद्रण को जो है 3 भागों में बांट दिया गया है, या तो द्रव्यमान प्रतिशत, या तो आयतन प्रतिशत, या द्रव्यमान और आयतन दोनों प्रतिशत चलता है। तो अगर द्रव्यमान प्रतिशत कहेगा बाबू, जैसे कि तुमसे कोई बोला कि 10% ग्लूकोज का जलीय विलयन, क्या कोई बोला तुमसे 10% ग्लूकोज का जलीय विलयन, इसका मतलब क्या समझते हो तुम? अगर कोई कहेगा तुमको कि अच्छा इसको द्रव्यमान प्रतिशत में लिखो, किसके प्रतिशत में लिखो, द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में, तो द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में इसको कैसे लिखोगे, तो एक चीज याद रखना बच्चों, बिलियन हमेशा 100 ग्राम हो जाएगा। बिलियन कितना मानोगे, हमेशा 100 ग्राम। ग्लूकोज का जलीय विलयन है, जलीय विलयन किसको कहते हैं बच्चों, तो वैसा विलयन जिसमें जल विलायक हो और उसमें कोई विलय पदार्थ को हम घुला रहे हो, तो उसको जलीय विलयन कहते हैं। तो ग्लूकोज का मात्रा कितना हो जाएगा, 10%, तो 100 का 10% 10 ग्राम। जल कितना हो जाएगा बच्चों, तो जल हो जाएगा 100 माइनस 10 यानी कि 90 ग्राम। अगर सोचो बच्चों, इसको हम आयतन प्रतिशत के रूप में लिखते हैं, इसी का हम तीनों दिखा देंगे बच्चों। आयतन प्रतिशत के रूप में अगर हम इसको लिखते हैं, तो बिलियन को कितना मान लेते हैं बच्चों, 100 ml मान लेते हैं, मिलीलीटर। याद रखिएगा, आयतन में मानना होगा तो क्या मानिएगा, 100 मिलीलीटर। अगर मान लो इसका हम ग्लूकोज का आयतन लिखना होता तो कितना मान लेते, 10 मिलीलीटर, है ना। 10% है तो 100 का 10 10 ml हो जाता। और जल का कितना हो जाता बच्चों, तो 100 माइनस 10 यानी कि कितना, 90 ml। अगर बच्चों इसके अलावा अगर आपको मान लो इसमें निकालना होता आयतन भी द्रव्यमान भी, यानी इसको कहते हैं, है ना, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अगर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत दिखाना होता बच्चों तो कैसे दिखाते हैं, तो यहाँ पर देखो एक चीज याद रखना, बिलियन का आयतन ही लिखा जाता है बच्चों। द्रव्यमान आयतन में बिलियन का क्या लिखा जाता है, आयतन ही लिखा जाता है। सिर्फ जो विलय है हमारा उसका द्रव्यमान लिखते हैं। तो ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना हो जाता है, 10% है तो 10 ग्राम। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम कुछ सवाल ले लेते हैं, कुछ सवाल ले लेते हैं। चैट में क्या आया है, देखो बाबू, इसमें चैट नहीं करना है, ठीक है, आपस में बातचीत मत करना। चैट में कुछ भी चीज डालना तो सवाल हो सकता है तो डालना, नहीं तो बातचीत तो तुम लोग आपस में कर भी करता हो ऑफलाइन क्लास में, है ना।
ऑनलाइन क्लास में सब काम नहीं करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, इसको हम लोग बताते हैं कैसे निकाला जाएगा सवाल और कैसे बनाना है सवाल, ठीक है। चलो इसको मैं इरेज करता हूँ बच्चों, ये सारी बातें आप लोगों को मैंने शुरुआत की बताया है, इसको याद रखिएगा। देखिए बच्चों, दूसरा सांद्रण होता है मोलरता, और मोलरता करने से पहले कुछ हम सवाल ले लेते हैं, फिर उसके बाद मोलरता वाला सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सवाल लेते हैं। सवाल क्या होगा, तो मोलरता का होगा। तो जैसे देखिए पहला सवाल क्या कर रहा है, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 1 लीटर विलियन में 1 लीटर विलियन में विलय के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे। मोलों की संख्या को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों, सोचो। 1 लीटर विलियन में विलय के मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है मोललता, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मोलरता, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सामान्यता, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है आपका मोल प्रभाज्य। क्या है, मोल प्रभाज्य। तो देखो बच्चों, 1 लीटर विलियन में विलय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलरता। मोलरता होता क्या है बच्चों, तो मोलरता होता है किसी विलियन के प्रति लीटर आयतन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या होता है। इसका सूत्र होता है बच्चों, एम से दिखाते हैं मोलरता को, A/W गुना भी। अब भी जब लीटर में रहता है तो ये सूत्र चलता है, लेकिन अगर भी मिलीलीटर में रहता है तो सूत्र हो जाता है A/W गुना A गुना 1000 बटा W गुना भी। और भी का वैल्यू किस में रहता है बच्चों, मिलीलीटर में। भी का वैल्यू किस में रहता है, मिलीलीटर में। तो देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, A गुना 1000 बटा W गुना भी है, ये मोलरता का सूत्र है। और यहाँ पर एक सवाल है मोलरता से रिलेटेड, मैं उसको करा देता हूँ। कहा क्या रहा बच्चों कि किसी बिलियन के, ध्यान देना, किसी बिलियन के 200 ml 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है। 2 ग्राम कितना घुला हुआ है बच्चों, NaOH घुला हुआ है। बिलियन की मोलरता होगी, बिलियन की मोलरता होगी। कराना है क्वेश्चन। देखिए ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, 0.25। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, 0.5। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, सिर्फ 5। और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, 10। देखिए बच्चों ये बनेगा कैसे सवाल, एग्जामिनेशन में भी सवाल पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में, ये बिहार बोर्ड का सवाल आया हुआ भी सवाल है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो बिलियन का आयतन दिले ना बाबू, ml में दिले है, ml में दिया हुआ है। NaOH विलय का द्रव्यमान, देखो इसमें एक ऊंची है बच्चों, ये विलय का द्रव्यमान है, एक ऊंची है विलय का द्रव्यमान है। W क्या है बच्चों, विलय का आणविक द्रव्यमान है। क्या है, विलय का आणविक द्रव्यमान है। और भी क्या है बच्चों, बिलियन का आयतन है। क्या है, बिलियन का आयतन। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, NaOH घुला हुआ है, उसका मात्रा दिया हुआ है, विलय का द्रव्यमान दिया हुआ है, आयतन ml में दिला है। तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज कर लो, क्या दिक्कत है, ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो m बराबर का होता है A गुना 1000 बटा W गुना भी। तो A कितना हो जाएगा बच्चों, A तो 2 हो जाएगा ना, विलय का घुला हुआ द्रव्यमान गुना 1000, और भी दिला है कितना 200 ml। हाँ W नहीं पता, तो W विलय का आणविक द्रव्यमान होता है, तो इसके लिए W निकाल लो ना। कितना हो जाएगा, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो जाएगा 40 ना। तो बटा 40, यहाँ यहाँ 40 से गुना कर देंगे, ठीक है, W के जगह रख दो। 2 से 40 कट जाएगा 20 बार में, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, एक और जीरो से एक और जीरो हटा दो, एक बट्टा कितना हो गया बच्चों 4, यानी कितना हो गया 0.25। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा खटाखट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मिटाएं। चलो, वेरी गुड। अब देखो इसके बाद जो है अगला जो टॉपिक है मूललता से सवाल देखो आता है, वो भी बता देते हैं मूललता क्या होता है। मूललता किसको कहते हैं बाबू, पता है? मूललता जो होता है, मूललता कहते हैं किसको? तो किसी विलायक के प्रति केजी द्रव्यमान में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को कहते हैं, किसको कहते हैं? घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को। ठीक है, इसको दिखाते हैं छोटा एम से। ए बटा डब्लू गुना इसमें बी हो जाता है बच्चों। ए डब्लू तो सेम रहता है, खाली बी हो जाता है यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान। अब ध्यान दो, विलायक का द्रव्यमान अगर केजी में है तो ई वाला सूत्र लगाएंगे, और अगर ग्राम में है तो ए बटा ए गुना 1000 रुपये कर देंगे बटा डब्लू गुना बी कर देंगे। यहाँ ध्यान रहे बी का जो द्रव्यमान रहेगा वो किस में रहेगा? ग्राम में रहेगा। ठीक है, अब देखो एक और चीज मूललता की सबसे खास बात है बच्चों, ये नोट पॉइंट, इससे क्वेश्चन भी हो सकता है ऊर्जा ऑब्जेक्टिव की, यह ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता, यह ताप से प्रभावित नहीं होता है। देखो एक ऐसा सांद्रण है बाबू ये जो ताप से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि ये द्रव्यमान से निकाला जाता है और द्रव्यमान से निकलने वाली चीजें पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ पाता ज्यादा। तो आयतन जब जो जैसे मूलरता है, आगे नॉर्मलता है, सामान्यता है, ये सब किससे निकलता है बच्चों? तो ये सब निकलता है आपका आयतन से। तो आयतन वाला जो भी सांद्रण होता है वो द्रव्यमान से प्रभावित होता है, और द्रव्यमान से प्रभावित होने के कारण देखो जब द्रव्यमान सॉरी आयतन से जब प्रभावित होता है, तापमान से जब आयतन प्रभावित होता है तो आयतन क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है आयतन क्या हो जाता है? घट जाता है। लेकिन द्रव्यमान में ये चीज नहीं होता बच्चों, द्रव्यमान जो होता है वो चेंज नहीं हो पाता है, किसके कारण? तापमान के कारण। तो इसलिए आयतन चेंज होता है तापमान से, इसलिए जितना भी आयतन से सांद्रण निकलेगा, मूललता, सामान्यता, ये सब प्रभावित होगा तापमान से। लेकिन मूललता देखो द्रव्यमान से निकलता है, इसलिए ताप से प्रभावित नहीं होता। पूछता है अगर मान लो कौन सा सांद्रण ताप से प्रभावित नहीं होता है, तो कौन हो जाएगा? मूललता। ठीक है, इसमें भी देखो एक ऑब्जेक्टिव दिए हैं और सेगमेंट में उसको सॉल्व कर दे रहे हैं। अब उसी कह रहा है क्वेश्चन, देखो सेगमेंट में 234.2 ग्राम 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम क्या है? चीनी है। 34.2 ग्राम क्या है बच्चों? चीनी है। तो कह रहा है कि इसका मोलल सांद्रण क्या होगा? सेगमेंट में मोलल छपा गया है लेकिन याद रखिएगा मोलल है, इसका मोलल सांद्रण क्या होगा? तो देखो कैसे बनाएंगे इस सवाल को बच्चों, पहले ऑप्शन दे दें। ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन के आंसर में 0.1, दूसरा है 0.5, तीसरा है 5.5 और चौथा है 55। चौथा क्या है? 55 है। ठीक है, तो देखिएगा चौथा है 55। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखो सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सवाल को जब सॉल्व हमको करना होगा तो कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे, है ना? यहाँ पर सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए बिलियन कितना है बच्चों? इतना है 234.2 ग्राम है, और उसमें चीनी कितना है? 34.2 ग्राम। तो जल कितना है? क्योंकि घोल में विलायक भी तो होगा ना, अगर मान लीजिए बिलियन जलीय नहीं है तो विलायक बता दीजिए, विलायक कितना है? तो इसमें से बिलियन में से चीनी घुल रहा है, यानी कि बिलियन में चीनी घुल रहा है यानी विलय है, विलय बिलियन में से विलय को क्या करना होगा? घटाना होगा। तो 234.2 माइनस 34.2 कितना हो जाएगा? 200 ग्राम।
कोई दिक्कत? हाँ, अब देखो चीनी के लिए डब्लू का मान निकाल लेना, चीनी का आणविक द्रव्यमान पता कर लेना। आणविक द्रव्यमान यानी डब्लू, और कैसे निकलेगा ये? चीनी के सूत्र से, C12H22 वो 11 से निकाल लेना, 342 आता है। ठीक है, कैसे निकलता है तो पता ही होगा। कैसे? कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है, एगो का तो 12 गुना 12 प्लस हाइड्रोजन का एगो द्रव्यमान होता है 22 होता है, 1 गुना 22 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 गुना कितना हो जाएगा? 11, 342 आ जाता है। अब देखो यहाँ पर निकालना कुछ था बच्चों, मोललता यानी एम। अब देखो विलायक का द्रव्यमान किसमें? ग्राम में है, तो तुम नीचे वाला सूत्र लगा लो, A गुना 1000 बटा W गुना B लगा लो। तो A कितना है? ये तो चीनी विलय का द्रव्यमान है 34.2 हो जाएगा, बटा W गुना 1000 पहले कर दो ऊपर में। W का वैल्यू क्या हो जाएगा? 342 हो जाएगा, और गुना B कितना है? 200। देखो इसे तो 5 बार में कट जाएगा, पॉइंट हटा दो, नीचे और जीरो बैठ जाएगा, 5 दूनी के 10 हो जाएगा। ठीक है, 342 और 342 कट जाएगा, 1/2 बच जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ऑप्शन है बी, ऑप्शन है 0.5। ठीक है, 0.5 आएगा बाबू, सही है, 0.5 आएगा, ये सही है। इसको मिटाया जाए बच्चों। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं बच्चों, मोललता हो गया, मोललता हो गया, मोल प्रभाज देख लेते हैं। मोल प्रभाज कैसे निकलता है? मोल प्रभाज क्या होता है? मोल प्रभाज देखो बच्चों, इसको एक से दिखाते हैं, और मोल प्रभाज क्या होता है, चाहे विलय का हो चाहे विलायक का हो, एक ही तरीका है। विलय के अगर निकालते हैं मोल प्रभाज, तो विलय के मोलों की संख्या बटा क्या होता है बच्चों? विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या ही ना होता है। अगर विलय की मोलों की संख्या छोटा एन मान लेते हैं, तो छोटा एन प्लस छोटा एन बटा छोटा एन प्लस बड़ा एन, यही ना होता है। और ठीक, अगर विलायक का निकालना होगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी बड़ा एन हो जाएगा पहले, बटा छोटा एन प्लस बड़ा एन हो जाएगा। और विलियन का मोल प्रभाज कितना होता है? 1 होता है, ये तो पता है आप लोगों को। चलिए, लेकिन सवाल एक तो देखिए बहुत है ना, खतरनाक सवाल है। देखिए क्वेश्चन कैसे है पूछा हुआ, देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है 1 मोलल जलीय विलयन में विलय का मोल प्रभाज क्या होगा? में विलय का मोल प्रभाज क्या होगा? 1 मोलर जलीय विलयन में विलय का मोल प्रभाज पूछ रहा है ना। 1 मोलर जलीय विलयन में विलय का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो कैसे निकालेंगे। पहले तो मोललता क्या है बच्चों? मोललता, मोललता प्रति केजी द्रव्यमान निकलता है। मोललता क्या निकलता है? जैसे मान लीजिए 1 m दिया हुआ, मतलब क्या समझते हैं कि विलय का 1 मोल 1000 केजी विलायक में घुला हुआ है, यही ना समझते हैं। 1000 ग्राम में यानी कि 1 केजी में घुला हुआ है। 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम में घुला हुआ है। तो अगर मोललता का मतलब अगर आप समझ गए तो तुरंत बन जाएगा। देखिए 1 मोलल, मोलल इसी को कहा गया, 1 मोलल को मतलब एक छोटा एम। और 1 मोलल क्या होता है? बताता है विलय के 1 मोल के, है ना,
ये कितना में घुला हुआ है? वो 1000 ग्राम जल में घुला हुआ है। क्या घुला हुआ है? 1000 ग्राम में, मोल में 1000 ग्राम द्रव्यमान में घुला हुआ है। तो देखो इसको निकालते कैसे, निकालने का तरीका समझ लो बच्चों। विलय का एक मोल 1000 ग्राम द्रव्यमान में घुला हुआ है, विलय का मोल प्रभाज निकालना है, मोललता दिया हुआ है, मोल प्रभाज अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए ध्यान से। आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा? तो देखो अगर एक मोल अगर द्रव्यमान मौजूद है, एक मोल सॉरी एक मोल विलय अगर घुला हुआ है, तो मोल प्रभाज अगर आपको निकालना है तो तरीका क्या है देखिए। तो तरीका ये है बच्चों कि पहले आपको लिखना पड़ेगा, जलीय विलयन है तो विलायक का द्रव्यमान और बटा विलायक का आणविक द्रव्यमान कर दीजिए, विलायक का आणविक द्रव्यमान, ठीक है, विलायक का आणविक द्रव्यमान बटा विलायक का कुल द्रव्यमान। तो विलायक का आणविक द्रव्यमान बटा विलायक का क्या हो जाएगा? कुल द्रव्यमान। अब विलायक का आणविक द्रव्यमान क्या होगा बच्चों यहाँ पर? और हाँ ध्यान रहे विलायक के आगे जो है ना, विलायक का आणविक द्रव्यमान बटा विलायक के कुल द्रव्यमान। तो विलायक यानी जल है ना हमारा यहाँ, तो जल का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? और एक चीज और याद रखिएगा, एक मोल है, क्या है? एक मोल है, समझिएगा। तो यहाँ मोल की संख्या से गुणनफल भी होता है, तो एक मोल है तो एक से गुना भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक मोल है तो एक से मोल की संख्या से यहाँ गुना भी होता है, तो एक मोल है तो एक गुना विलायक का द्रव्यमान। और विलायक का कुल द्रव्यमान नीचे 1000 ग्राम में न रहेगा, क्योंकि 1000 ग्राम ही ना पर के प्रति केजी में निकलता है मोललता, यानी कि प्रत्येक 1000 ग्राम द्रव्यमान में निकलता है। तो मोल की संख्या एक, विलायक यानी जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 18। और बट्टा कितना हो जाएगा बच्चों? 1000, तो कितना हो जाएगा? 0.03 को हो जाएगा ना, 0.018 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। है ऑप्शन? हाँ है ऑप्शन। देखिए इसका ऑप्शन ई था, ए था 0.009, दूसरा ऑप्शन था 0.018, तीसरा ऑप्शन था 0.027 और 0.036। कितना हो जाएगा? 0.018। अब सोचो बच्चों, ई कब होता? जब मोल की संख्या कितना हो जाता? अब यहाँ पर मान लो 3 × 18, ई वाला 36 कब होता है? जब यहाँ मोल की संख्या 2 होता है। तो 2 होता है तो कितना हो जाता है? 18 36, 36 बटा 1000, 0.036। देख रहे हैं ना, मोल की संख्या से आगे आपको गुना करना होगा, मोल की संख्या से क्या करना होगा? पहले गुना करना होगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, इसको नोट कर लीजिए, ऐसे ऐसे सवाल देता है। इरेज करते हैं बच्चों इसको, स्क्रीन शॉट लेते चल जाइए। इसके बाद देखिए बच्चों, नॉर्मलता से भी कुछ सवाल आता है, लेकिन नॉर्मलता से कैसा सवाल पूछता है समझ लीजिए। नॉर्मलता से सवाल पूछेगा कि नॉर्मलता से मोलरता बताइए, चाहे मोलरता से नॉर्मलता बताइए, यही दोनों में अंतर पूछेगा। मोलरता से नॉर्मलता कैसे निकालेंगे, नॉर्मलता से मोलरता कैसे निकालेंगे। और ये निकालने का जो प्रक्रिया है बच्चों, ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नॉर्मलता को मोलरता में कैसे चेंज किया जाएगा, मोलरता को नॉर्मलता में कैसे चेंज किया जाएगा। और यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है, इसको निकालने का जो तरीका है यह आपका एन फैक्टर होता है। क्या होता है बच्चों? एन फैक्टर। तो देखिए कैसे निकालते हैं, अभी हम एक सवाल बताते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर निकल जाएगा ये, ठीक है। जैसे देखिए नॉर्मलता को मोलरता में अगर चेंज करना है बच्चों, तो देखो नॉर्मलता से मोलरता निकालने के लिए क्या होता है कि नॉर्मलता जो होता है, ऐसे नॉर्मलता की अगर बात करें तो ये क्या होता है, तो मोलरता का एन गुना होता है। मोलरता का क्या होता है? एन गुना होता है। तो मोलरता का एन गुना होता है नॉर्मलता,
अब सवाल है एन कहाँ से आता है। एन जो निकाला जाता है बच्चों, ये निकलता है, एन का जो मान होता है वो निकलता है, ये फैक्टर होता है, और ये फैक्टर अम्ल, क्षार और लवण के हिसाब से पता चलता है। अब जैसे मान लो यहाँ पर एन का फैक्टर जो है, देखिए क्या है, तो एन का फैक्टर जो होगा यहाँ पर, ये कैसे पता चलेगा, तो एन पता चलेगा, देखो कैसे। तो पहले तो हो जाएगा, एन में जो भी रहेगा, जैसे मान लीजिए विलय है, तो विलय में जो भी है, जैसे मान लीजिए अगर विलय हमारा अम्ल है या क्षार है या लवण है, ठीक है, तो अम्ल क्षार या लवण जो भी है उसका हम लोग क्या करते हैं, तो अम्ल क्षार या लवण के लिए हम लोग एन फैक्टर निकाल लेते हैं। एन फैक्टर यानी कि एन का मतलब हो गया यहाँ पर कि अम्ल की खासियत क्या है बच्चों, उसमें हाइड्रोजन की संख्या। क्षार की खासियत क्या है बच्चों, उसमें OH की संख्या। और लवण की संख्या क्या है बच्चों, लवण में है धातु आयन की संख्या। लवण में क्या है बच्चों, धातु आयन की संख्या। लवण में क्या है, धातु आयन की संख्या। तो देखो, ये तो अम्ल क्षार और लवण की विशेषता है। ये क्या है, विलय का, है ना, ये गुणांक है, एक तरह से कह सकते हो विलय का इसको क्या कहा जाता है, गुणांक है। तो देखो क्वेश्चन कैसा रहेगा, क्वेश्चन दिया है, जैसे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 0.3 m H3PO4 की सामान्यता है, की सामान्यता है। ऑप्शन देखो, 0.5 n, 0.6 n, 0.9 n, और एक और दिया हुआ है 0.1। ये है, ये सामान्यता आपको बताना है बच्चों। तो देखो सामान्यता कैसे बनाइएगा, सामान्यता निकलेगा कैसे, ठीक है। तो ये सामान्यता जो है ये कैसे निकाला जाएगा, इस चीज के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो, तो एन फैक्टर के हिसाब से बनेगा, एन फैक्टर के हिसाब से इसको देखो तो निकाल कर, लाइट कट गया, एक मिनट, इसको बनाइए तो। लाइट आ गया ना, चलो देखो क्या चैट में लिखा है जी। सब 0.9 बताओ लगा जी, बना कर देखा कैसे, सब अंदाजे मार दिया जी, बना कर देखा है, देखो एन फैक्टर कैसे निकलता है। यहाँ लिखेंगे H3O4 के लिए एन का मान, के लिए क्या निकालेंगे, एन का मान, ठीक है। H3O4 के लिए एन का मान कैसे निकलेगा, तो देखो एन का मान लिख देना कुछ, विलय का आणविक द्रव्यमान, विलय का आणविक द्रव्यमान बटा विलय का ग्राम तुल्यांक भार, ये हो जाएगा, ठीक है। ये एन का मान ऐसे निकालिएगा, देखो नीचे वाले सूत्र से। आइए ठीक है, वो अम्ल क्षार की खासियत बताएगा, लेकिन यहाँ पर बनाना होगा तो ऐसे बनाना कुछ। अब देखो एन का मान निकालो, तो विलय कौन है तुम्हारा, H3PO4 ना, यहाँ पर किसका H3PO4 है, तो इसका आणविक द्रव्यमान निकाल लो H3PO4 का, इसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा बटा H3PO4 का क्या हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक भार। तो देखो क्या हो जाएगा, सॉल्व कर रहे हैं, देखो इधर H3O4 का कितना हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान 98 आता है,
बटा 98 हो जाएगा, बटा 3 हो जाएगा, 3 तो ऊपर आ जाएगा ना, यानी कितना हो जाएगा 98 गुना 3 बटा 98, 98 से 98 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3। और अब सामान्यता क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी सामान्यता बराबर n गुना मोलरता, तो n हो गया कितना 3, और हो गया 0.3, तो कितना हो जाएगा 0.9। ठीक है, ठीक बनाया था, हम लोग को मिला लो आंसर। चलो देखो आगे, अब इसको इरेज करें ना, स्क्रीन शॉट ले लिया करो, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी देखिए अनुसंख्य गुण धर्म पे आते हैं हम लोग, सीधा सीधा किस पे आ जाते हैं, बाकी बीच में पढ़ लेना, हेनरी का नियम, विलेयता, ये सब पढ़ लेना, ये सब तो आप लोग को नोट्स कॉपी में भी लिखवाया गया है, ये सब सारे टॉपिक्स को देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं बिलियन का अनुसंख्य गुण। बिलियन का अनुसंख्य गुण, हम वही चीज बता रहे हैं बच्चों जो ये सेगमेंट में हम आप लोग को सवाल देंगे, जो ऑब्जेक्टिव आता है वो सब के बारे में। बिलियन का अनुसंख्य गुण धर्म, उसको कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। आपको पता है ना बच्चों, बिलियन का अनुसंख्य गुणधर्म किस पे निर्भर करता है, बताओ। बिलियन का अनुसंख्य गुणधर्म विलय के कणों की संख्या पर किस पे निर्भर करता है, ये विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, विलय के कणों की संख्या पर, न कण के आकार पर। ध्यान दीजिएगा, इस पे निर्भर करता है, कणों के आकार इस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। कणों का आकार इस पर निर्भर नहीं करता है, कणों का त्रिज्या इस पे भी निर्भर नहीं करता है। विलायक के कणों की संख्या पर तो इस पे भी निर्भर नहीं करता है, सिर्फ निर्भर किस पे करता है, विलय के कणों की संख्या पर। कितने तरह के अनुसंख्य गुण होते हैं बच्चों, 4 तरह का। कौन कौन, वाष्प दाब का अवनमन, इसको हम लोग आपेक्षिक वाष्प दाब का भी अवनमन बोलते हैं। इसका सूत्र बताए थे बच्चों, याद है, पीओ माइनस पीएस बटा पीओ बराबर छोटा एन बटा छोटा एन प्लस बड़ा एन। इस पे को सवाल भी था, पता है कैसा सवाल था, देखो दिले है क्या उची कि 1 बिलियन के आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन 0.2 है, तो उसमें विलय का मोल अंश होगा, ऑप्शन था देखो 0.1, 0.2, 0.4 और 0.6। तो देखो बच्चों क्या कर रहा है, बिलियन के अपेक्षित वाष्प दाब का अवनमन 0.2 है, तो उसमें विलय का मोल अंश का मतलब मोल प्रभावी होता है। कितना आसान सवाल है देखो तो,
पीओ माइनस पीएस बटा पीओ बराबर छोटा एन बटा छोटा एन प्लस बड़ा एन। यही ना विलय का कोची है, विलय का कुछ यही मोल अंश होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। तो देखो तो इसका मान दिया हुआ है, ये आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। क्या कहलाता है? आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। तो अब तुम सोचो, इसका मान दे लिया कितना, 0.1 सॉरी 0.2, और ये निकालना ही है तो 0.2 बराबर एन प्लस एन बटा एन प्लस एन। इसी का मान निकालना ही था तो कितना रह जाएगा, 0.2 ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा? 0.2 ही रह जाएगा। ठीक है बच्चों, ये है तुम देखा कितना आसान सवाल था। मिटाते हैं, ठीक है। आज रामनवमी है, कल दसवीं है, तो आप लोग को पता ही है कि कल क्लास ऑफ है, सारा ऑनलाइन क्लासेस सारे ऑफ रहेंगे। ठीक है, ग्रुप में मैसेज भी आप लोगों को डाला जा रहा है और डाल भी दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग जो है सर, है ना, ऑफलाइन क्लास ट्यूसडे से चलेगा आप लोगों का, यानी मंगलवार से चलेगा सारा ऑफलाइन क्लास, है ना, सारे ब्रांचेज पर। आज आप लोग को शाम को इसी का टेस्ट होगा बच्चों, 7 बजे से। ठीक है, पता है ना सबको? चलिए देखिए, एक और इसमें क्वेश्चन पूछता है बच्चों, देखिए क्या पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है ना कि दो द्रव है, दो द्रव है पी तथा क्यू है, इसका वाष्प दाब दिया हुआ है, का वाष्प दाब क्रमशः कितना दे रहा है, 80 तथा 60 टॉर है। देखो दाब का मात्रक पास्कल भी होता है, टॉर भी होता है। ठीक है, तो टॉर में दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है कि 3 मोल पी तथा 2 मोल क्यू को मिलाकर बनाए गए विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा, का कुल वाष्प दाब होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये भी एग्जामिनेशन में आ चुका है, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ चुका है बच्चों, बोर्ड के अलावा। 68 टॉर, 20 टॉर। टॉर मतलब समझ लो कोई घबराने का चीज नहीं है, जैसे एटीएम में लिखते हैं ना दाब को, वैसे ही पास्कल टॉर सब में यूनिट होता है। इसके बाद है 140 टॉर, और डी में है 72 टॉर। तो लाइट कट गया, अच्छा फिर भी स्क्रीन पे लाइट है ना, कोई बात नहीं। लाइट जो है ना गर्मी में बड़ी भूख भगाते रहता है। मेरा मेरा पूरा जो डिजिटल क्लास का जो मेन सेटअप है ना, वो ज्यादा लाइट से, इन्वर्टर पे ज्यादा लोड उतना लेगा नहीं। फिर भी एक लाइट है जो इन्वर्टर से कनेक्टेड है, जल रहा है। ठीक है, चलो बच्चों तो ध्यान देना है। ठीक है, पढ़ाई संघर्ष का चीज है, आप लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, साथ में हम भी संघर्ष कर रहे हैं, हमें करते रहना है जब तक सफलता न मिल जाए। चलिए, ये बता दिया जिद्दी, बड़ा फटाक से बता दिया, तुम लोग बनाया था कि इसी मार दिया ऑप्शन फटाक से। देखो तुम लोग, बच्चा इतना मेहनती कर रहा है कि देखो लाइट भी कहा कि ना आ जाते, कहला कटेंगे ज्यादा देर, है ना, ज्यादा देर कटेंगे तो बच्चों को बहुत डीम लाइट में स्क्रीन पे पढ़ना पड़ेगा, अब है क्या स्पष्ट दिखाई देगा, है ना। चलो तो बताना कि जो है से डी आंसर तुम लोग ऐसे डायरेक्ट बना दिया, हमरा बनाने से पहले सब विद्वान हो गया कह रहे तुम लोग, है ना। ठीक है, अच्छा है, चलो हमरे है ना, सब विद्वान होना जरूरी भी है। देखो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, जो बच्चे नहीं बना पाएंगे या फिर जो नहीं बना पाए हैं, देखिएगा कैसे बनाएंगे इसको हम। पी है एगो द्रव, और एगो द्रव कौन सी है, क्यू है। तो द्रव पी और क्यू में ध्यान दीजिए, पी का दाब दे रहा है कितना, पी का दाब कितना दिया हुआ है, 80। क्यू का दाब कितना दिया हुआ है, 60। ये 80 टॉर है, ये 60 टॉर है।
देखिए क्या कह रहा है 3 मोल पी लेना है आपको, 3 मोल पी लेना है, तो 3 × 80। ये तो दाब जो है कितना मोल के लिए रहता है याद रखना, कोई भी दाब जो दिया गया रहता है वो 1 मोल के लिए दिया गया रहता है, तो 3 मोल में कितना हो जाएगा 240 टॉर, कितना हो जाएगा 240 टॉर। और 2 मोल क्यू बराबर का हो जाएगा 2 × 60 120 टॉर। सर और कुल होता है सर जी कुल, क्या हुआ जी, क्या चिल्ला लगा है, तो बोल रहा है काजी कुछ अच्छा से नहीं वाला समझ में आया सर, है। ये वाला अच्छा से नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा से देखो है ना, पानी नहीं पी लो। एगो द्रव पी है जिसका दाब 80 दिले है, एगो द्रव क्यू है जिसका 60 दिले है, कह रहा 3 मोल पी दिले है, मतलब इसका 3 गो पी लेना है, तो एगो पी के दाब 80 है, तो 3 गो पी के दाब कितना हो जाएगा 240। और एगो क्यू के दाब दिले है 60, तो 2 गो क्यू के कितना हो जाएगा 120। तो कुल दाब जब निकलता है तो याद रखना, टोटल दाब जब निकलता है तो देख लो कैसे निकलता है, तो टोटल दाब दोनों दाब के योगफल होता है, तो पी का दाब प्लस क्यू का दाब। और ध्यान देना है कि बटा होता है टोटल मोल की संख्या, बटा का होता है कुल मोल की संख्या। तो पी का दाब कितना हो गया है 240 प्लस क्यू का दाब कितना हो गया है 120, और बटा कुल दाब कितना, कुल मोल की संख्या कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 3 + 2, क्योंकि 3 मोल पी और 2 मोल क्यू, तो कितना हो जाएगा 360/5 72 टॉर। ठीक है, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। देखिए इसमें 2-3 ऑब्जेक्टिव है, और अभी जो इसमें बताते हैं आपको हम, इरेज करें। आप लोग लिखना मत, अभी लिखना होगा बाद में लिखना, सब स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो मोबाइल में, आराम से फिर जब जो है ना क्लास खत्म होगा आराम से बैठो एक बार रिवीजन करो, और तब जो है क्या करना, इसको कॉपी में लिख लेना। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखो 2-3 गो छोटा छोटा डेफिनेशन है, इसको याद कर लेना। कहता है कुछ, देखो नोट पॉइंट है, अगर दो द्रव बाबू, दो द्रव, ठीक है, क्या कह रहा है कि दो द्रव का एक मिश्रण है, दो द्रव का एक मिश्रण है, एक मिश्रण है जो स्थिर ताप पर उबलता है, जो स्थिर ताप पर या स्थिर संगठन पर उबलता है, स्थिर संगठन पर उबलता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको एजोट्रॉप कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहिएगा उसको, एजोट्रॉप। जब दो द्रव रहेगा, उससे बना हुआ विलयन रहेगा, मिश्रण रहेगा, और एक निश्चित ताप पर उबलेगा, मतलब दोनों का एक स्थिर संगठन होगा, एक साथ मिलाकर एक ताप बनेगा, उस पर जब उबलेगा तो उसको क्या कहते हैं, एजोट्रॉप कहते हैं। और दूसरा ध्यान दीजिएगा, दो द्रव या दो विलयनों का, दो विलयनों का, दो विलयन का या दो विलयनों का अगर परासरण दाब बराबर हो, परासरण दाब क्या हो, बराबर हो, तो उसको आइसोटोनिक क्या कहा गया है, आइसोटोनिक विलयन, इसको कहते हैं समपरासारी विलयन, समपरासारी, समपरासारी विलयन भी इसको कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसको क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगर मान लो दो द्रव लेते हैं या दो विलयन लेते हैं, दो विलयन में एगो विलयन ए ले लिए और एगो विलयन क्या ले लिए बी, तो अगर ए का जो परासरण दाब है बाबू और बी का जो परासरण दाब है,
तो अगर ए का परासरण दाब बी से ज्यादा है तो इसको कहते हैं, पता है कौन सा विलयन? मुंह का मतलब कोई चीज, ए वाला के ज्यादा बी वाला के कम, तो इसको कहते हैं हाइपोटोनिक विलयन। इसको क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक विलयन। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ए का दाब जो है कम हो जाए और बी का क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, इसको कहते हैं हाइपरटोनिक। इसको क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक। मतलब कि दो विलयन में अगर पहले विलयन का परासरण दाब ज्यादा है, दूसरे का कम है, तो उसको हाइपोटोनिक विलयन से बुलाएंगे। और अगर दो विलयन का परासरण दाब में दूसरे का ज्यादा है पहले विलयन से अगर परासरण दाब, तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक विलयन। इस सब ऑब्जेक्टिव में काम देता है। इसको नोट कर लो, खटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। बेटा इसको चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। अब थोड़ा सा याद कीजिए, सवाल देगा। अगर मान लीजिए एक सवाल है, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक और नमन, ये सब तो पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। इस सब पे विलय का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए नोट कॉपी में जो बताया गया है उसको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। ये सारे सवाल आप लोग को देख लेना है। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक सवाल हम लेते हैं यहाँ पर, जैसे देखिए कह रहा है कुछ कि आपका दिया हुआ है इसमें कि कह रहा है क्या कि 0, ध्यान दीजिएगा, 0.01 m, 0.01 m ग्लूकोज के विलयन की तुलना में 0.01 m MgCl2 विलयन का हिमांक में अवनमन है। हिमांक में अवनमन है। हिमांक में अवनमन है। बच्चों ध्यान देना, दोनों का सांद्रण बराबर है, चाहे 0.01 m ग्लूकोज का विलयन है, चाहे 0.01 m MgCl2 का विलयन है। तो कह रहा है कि बताना है कि ग्लूकोज से MgCl2 का हिमांक का अवनमन कितना है या फिर क्या है। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में बच्चों 2021 में, समान 2021 बोर्ड में पूछ चुका है, बिहार बोर्ड में। क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है समान, दूसरा ऑप्शन कह रहा है लगभग 2 गुना, तीसरा ऑप्शन दे रहा है लगभग तिगुना यानी 3 गुना, और चौथा ऑप्शन है लगभग चौगुना, यानी कि 4 गुना। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा ये, समझना बात को। इसको बनाने के लिए बच्चों क्या करना होगा, हमको ये देखना है कि इस ग्लूकोज के विलयन की तुलना में अगर इसका विलयन का हिमांक और अवनमन हमको निकालना है, तो देखो कुछ नहीं करना, दोनों का जब सांद्रण एक ही रहेगा तो एक चीज याद रखना, जिसका निकालना है तुलना में कितना ज्यादा है या कितना कम है, तो 0.01 m ग्लूकोज दिया हुआ है। तो देखो बच्चों इसका विघटन होगा, देखो तो इसका विघटन नहीं होगा, ये आयन में टूटेगा नहीं? टूटेगा। लेकिन 0.01 m MgCl2 टूटेगा तो टूटेगा, कैसे टूटेगा? तो Mg2 प्लस और प्लस Cl माइनस, और 2 क्लोरीन है तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ के लिए तुम वांट ऑफ गुणक निकाल लेना। क्या निकाल लेना? वांट ऑफ गुणक, यानी कि I। तो I का मान क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसके लिए 1 है, Mg एगो है और 2 Cl है, तो क्या गो? 3 गो। ये टूटेगा नहीं, अभी 3 गुना टूट रहा है, यानी 3 ठो इसका गुणक है। तो कितना ज्यादा हो जाएगा बताओ? इससे इसका हिमांक कितना ज्यादा हो जाएगा? लगभग 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो एक चीज याद रखना,
एक वैसा दिल रहेगा बिलियन हमेशा जो टूटेगा नहीं, और दूसरा का ऐसा दिल रहेगा जो टूटेगा। तो टूटेगा तो जितना आयन बनाएगा समझ लेना उतना गुना उसका वो अनुसंख्य गुण बढ़ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना। इसके बाद देखो बच्चों, परासरण दाब सबको पता है। परासरण दाब क्या होता है बताओ? पाई भी बराबर एन आर टी। ठीक है, पाई भी बराबर एन आर टी। ऑप्शन कभी कभी भी के जगह सी इस्तेमाल करता है, तो सी क्या होता है बच्चों पता है ना? भी का अनु रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो पाई गुना 1/c क्या हो जाता है? एन आर टी। तो क्या हो जाता है? पाई बटा सी बराबर एन आर टी भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। परासरण दाब पे भी सवाल ले लेते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कुछ कि निम्न 27 डिग्री सेल्सियस पर एक क्वेश्चन है बच्चों, ये भी एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड स्पेशलिस्ट क्वेश्चन है। 27 डिग्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 बिलियन का परासरण दाब है। 1 बिलियन का परासरण दाब है। कितना परासरण दाब है? पहला ऑप्शन है 2.46 एटीएम। दूसरा ऑप्शन है 24.6 एटीएम। तीसरा ऑप्शन है 1.21 एटीएम। और चौथा ऑप्शन है 12.1 एटीएम। तो 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 का मतलब समझ रहे, सांद्रण है, 1 मोल प्रति लीटर सांद्रण है। इसका मतलब 1 मोलरता वाला सांद्रण है, यानी 1 मोल प्रति लीटर बिलियन है। तो देखो बाबू, सांद्रण यानी कि दिया हुआ है, सी दिया हुआ है 1 मतलब इसका होता है मतलब बच्चों कि 1 मोल प्रति लीटर, माने ये एन हो गया, मोल तो एन की संख्या और लीटर किसका संख्या हो गया? भी का। तो एक एन का वैल्यू भी 1 और भी का भी वैल्यू 1। टी दे है कितना? 27 डिग्री सेल्सियस। कैल्विन में कितना हो जाएगा? 227 प्लस 273 यानी कितना? लगभग 300 कैलोरी। अब निकालना को चाहिए तुमको पाई, तो पाई बराबर क्या होता है? पाई भी बराबर लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेगा? पाई भी बराबर एन आर टी। तो पाई बराबर कुछ हो जाएगा बच्चों एन आर टी बटा भी। एन कितना? 1, आर 0.0821, टी 300 होगा और बटा भी 1 हो जाएगा। ये दोनों गुना कर देना, लगभग इतना आ जाता है 24.6 एटीएम। इसका आंसर आ जाता है 24.6 एटीएम। ठीक है बच्चों, लगभग इसका कितना आ जाता है? 24.6 एटीएम इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अर्धपरागम्य झिल्ली से परासरण में किसके अणु निकल पाते हैं बाबू बताओ? विलय के अणु, विलायक के अणु, जटिल अणु, सरल अणु। तो विलायक के अणु किसको पार कर जाएगा? विलायक के अणु अर्धपरागम्य झिल्ली को पार कर सकता है। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है बाबू? 7। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। ये सब बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बना लगा ये सब। एगो क्वेश्चन देख रहे हैं लगातार, दो है कि निम्नलिखित में किसका हिमांक अनुमान ज्यादा है, निम्नलिखित में किसका क्वथनांक उन्नयन ज्यादा है। तो ये वाला सवाल अभी बताए भी थे, आई के वैल्यू से निकल जाता है, मिटा के फिर बता देते हैं एक बार। देखिए सवाल क्या था, सवाल है, दो सवाल यहाँ पर लगातार एकदम एक ही जैसा है। पहला कारक हो कि निम्नलिखित में किसका
हिमांक अवनमन अधिकतम होगा, हिमांक अवनमन अधिकतम होगा यानी कि अधिक होगा। ए ऑप्शन है K2SO4, बी ऑप्शन है NaCl, सी ऑप्शन है यूरिया और डी ऑप्शन है ग्लूकोज। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहां लिख रहे हैं, कारण निम्न में से किस जलीय विलयन का, किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्च होगा। ठीक है, और क्वथनांक किसका उच्च होगा ये बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो ऑप्शन ए में देखिएगा, ऑप्शन ए क्या दे रहा है इसका, इसका ऑप्शन दे रहा है 0.01 एम यूरिया, 0.01 एम KNO3, इसका दे रहा है 0.01 एम Na2SO4 और ये को दे रहा है 0.01 एम ग्लूकोज। तो एक चीज याद रखना बाबू, जब भी क्वथनांक का उन्नयन ज्यादा, हिमांक का उन्नयन ज्यादा, तो तुम देख लेना कि इसमें विघटन होने वाला कौन है। तो देखो ई विघटन होगा नहीं होगा, इसका विघटन नहीं होगा, ई दोनों का विघटन नहीं होगा। तो जिसका विघटन नहीं होगा वो कभी भी उसका ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही खत्म, तुलना रह गया इसमें चाहे इसमें। इसको विघटन करके देखो तो 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस, आई का मान कितना, 2 को पोटेशियम आयन एगो सल्फेट आयन, तो 2 प्लस से कितना 3। इसके लिए विघटन कराओ Na प्लस Cl माइनस, एगो Na प्लस एगो Cl माइनस, आई का मान कितना 1 प्लस 1 2, इसका ज्यादा है आई, इसका, तो ऑप्शन कौन ज्यादा हो जाएगा, ये आई का वैल्यू जिसका ज्यादा होगा वही ऑप्शन सही होगा। इसमें देखो इसका विघटन नहीं होगा, होगा विघटन, इसका विघटन नहीं होगा, विघटन नहीं होगा तो ये सवाल यहीं पर, इसका तो ये ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और ये भी विघटन नहीं होगा, तो जब दोनों विघटन नहीं होगा तो ये दोनों तो पहले ही से कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों में तुलना करना है तुमको, तो तोड़ के देख लो, KNO3 को तोड़ोगे तो K प्लस NO3 माइनस, तो आई कितना हो जाएगा, ए को पोटेशियम ए को नाइट्रेट, यानी 1 प्लस 1 यानी कितना 2। इसको तोड़ो तो, इसको तोड़ोगे तो 2Na प्लस और SO4 2 माइनस, आई का मान कितना, आई का मान देखो निकाल के, तो इसके लिए आई का मान हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी कितना 3, क्योंकि 2 को सोडियम आयन हो जाएगा ना, एगो सल्फेट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट लो फट से। 2 सवाल और कराएंगे, इसके बाद आपका आज का क्लास एंड। और इसी लेवल का क्वेश्चन आता है बाबू, जो क्वेश्चन बता रहे हैं इसी टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और बाकी आप लोग को नोट्स अच्छे से पढ़ना है, तो आप लोग को पता है, हमेशा हम बोलते हैं नोट्स कॉपी अच्छा से पढ़ो, जितना नोट्स पढ़ोगे उतना सीखोगे, है ना, जितना नोट्स पढ़ोगे अच्छे से उतना सीखोगे तुम लोग। इरेज कर दे इसको, और एक चीज तुम लोग को बता रहे हैं बाबू, तुम लोग जो है से, है ना, नोट्स कॉपी को अच्छे से पढ़ के, और ये जितना भी क्लास में ये आज कराए हैं ऑब्जेक्टिव्स, ये सब सबको है ना स्क्रीनशॉट ले, इसको सबको कॉपी में नोट कर लेना और सबका सॉल्यूशन बना लेना, कैसे सॉल्यूशन हल किया, ठीक है, तो कभी दिक्कत नहीं होगा। चलिए, 2 सवाल है बाबू, दोनों सवाल बता देते हैं। पहला सवाल देखो कुछ ही, दोनों सवाल क्या कर रहा है, पहला कह रहा है सवाल, ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है, दोनों सवाल बोर्ड में आया हुआ है, बिहार बोर्ड में कह रहा 5% केन शुगर, केन शुगर का मतलब होता है बाबू चीनी, ठीक है, बगल में दे ले होगा अनुभार, अनुभार से पता चल जा रहा है कितना दे रहा है 342, तो अनुभार किसका 342 होता है, चीनी का ना। कह रहा है आइसोटोनिक है, क्या है, आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक है
1% घोल के साथ, कितना घोल के साथ, 1% घोल के साथ, 1% घोल के साथ, तो कह रहा है क्या, तो अनुभार कितना होगा, तो अनुभार कितना होगा। देखिए ऑप्शन कितना दिले हैं, ए दिले है 34.2, बी दिले है 171.2, सी दिया हुआ है 68.4 और डी दिया हुआ है 136.8। अभी कैसे बनेगा इस चीज को समझना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, दोनों विलयन अगर आइसोटोनिक है तो परासरण दाब बराबर होगा। अगर ऐसे ना पकड़ोगे तो याद रखना, जब परासरण दाब बराबर है तो सांद्रण, इसका मतलब विलयन का क्या है, बराबर, क्योंकि सांद्रण घटेगा बढ़ेगा तो परासरण दाब चेंज होगा, और सांद्रण दोनों अगर विलयन का एक समान हो जाएगा तो साम्यावस्था में चला आएगा। तो ऐसा करना है हमको, सांद्रण समान करके इस क्वेश्चन को बना लेना है, क्योंकि आइसोटोनिक है मतलब परासरण दाब बराबर है। हम क्या बोले अभी कि आइसोटोनिक विलयन वो विलयन होते हैं जिनके परासरण दाब आपस में समान होते हैं। तो आइसोटोनिक है यानी परासरण दाब समान है। तो देखिए कैसे परासरण दाब समान होगा और कैसे इसका जो है सब, परासरण दाब अगर समान होगा तो कैसे इस क्वेश्चन को बनेगा। तो देखो परासरण दाब अगर विलयन का समान होता है बाबू, तो परासरण दाब तब समान होता है जब दो विलयनों का सांद्रण आपस में समान हो। अगर विलयन का सांद्रण आपस में समान हो तो परासरण दाब भी क्या होता है, समान होता है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 5% केन शुगर का दिले है, तो देखो तो बिलियन कितना परसेंट हो जाएगा बाबू, बिलियन 100, उसमें से केन शुगर कितना है, 5 है, और अनुभार दिले है केन शुगर का कितना, 342, तो विलायक कितना हो जाएगा बच्चों, 100 माइनस 5 यानी 95। पहला खाली 5% वाला चल रहा है केन शुगर वाला बात। तो इसका मोललता निकाल लो, तो मोलल सांद्रण निकाल लो, तो कुछ हो जाता है ए गुना 1000 बटा डब्ल्यू गुना बी। ए कितना 5, 1000, बी विलायक 95 और डब्ल्यू 342। रहने दो इसको कहीं पर रहने देना। 1% घोल के साथ आइसोटोनिक है, मतलब अगला जो विलयन है वो 100 है, लेकिन उसमें विलय कितना है, 1 है, और विलय का तुमसे क्या पूछ रहा है, अनुभार पूछ रहा है, यानी डब्ल्यू पूछा जा रहा है कितना है। तो इसमें विलायक कितना हो जाएगा बाबू, देखो तो इसमें विलायक लगभग 99 हो जाएगा। इसमें 99, 100 में से एक जगह तक कितना हो जाएगा, 99 ना, और इसमें 5% था तो 100 में से 5 गया था, 95। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए, आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक विलयन है दोनों, दो आइसोटोनिक विलयन दोनों है, तो इसका मोललता उसके मोललता के बराबर होना चाहिए। तो इसका मोललता निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, 1 गुना 1000, डब्ल्यू तो निकालना ही है, गुना 99। अब ई दोनों को बराबर कर दो, तो बराबर कर दो, तो बराबर कर दो तो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर मोलल तो बराबर होना चाहिए, मोललता दोनों का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, दोनों है तो मोललता समान होगा, मोललता क्या होगा, समान होगा। तो इसका मोललता है कितना, 5 गुना 1000 बटा 342 गुना 95। इसका कितना हो जाएगा, 1 गुना 1000 बटा डब्ल्यू गुना 99। 1000 से 1000 कट जाएगा, बाकी तुमको डब्ल्यू निकाल लेना है, डब्ल्यू निकाल लेना, इसका आंसर 68.4 आएगा, गुना भाग कर लेना क्रॉस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लो, इसको बोलो स्क्रीनशॉट ले लो। एक लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लो। लास्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, और बहुत तीखा सवाल है ये सब,
JEIT से में पूछता है, लेकिन हम आपको दे रहे हैं क्योंकि मान लीजिए बोर्ड भी है, तो बोर्ड भी अब कम नहीं है, लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, जो लास्ट क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेगमेंट्स का बिलियन चैप्टर का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये IIT के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ में बिहार बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चाहे कोई बच्चे अगर नीट का एग्जामिनेशन देंगे तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है। 0.1 m BaNO2 का होल ट्वाइस घोल का 1/2 गुणक 2.74 है, तो विघटन स्तर है। तो विघटन स्तर है, क्या है विघटन स्तर? A 91.3%, B 87%, C 100%, D 74%। ये सवाल है। कह रहा है क्या कि 0.1 m BaNO2 का होल ट्वाइस घोल का 1/2 गुणक 2.74 है, तो विघटन स्तर कितना होगा? तो देखो बच्चों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले विघटन स्तर को समझिए क्या होता है। इसको पहले विघटन करा के देखिए। BaNO2 का होल ट्वाइस को इसको अगर विघटन कराइए तो आप, तो क्या हो जाएगा? Ba2 प्लस और प्लस 2NO2 माइनस, क्योंकि NO2 पे चार्ज क्या होता है? माइनस होता है। विघटन करा दिया। अब देखो ये निकलता कैसे विघटन स्तर, ध्यान देना। विघटन स्तर में ध्यान दो, यहाँ पर अगर हम कहें बाबू कि अगर हमारा जो ताप एकदम, मतलब मान लो कि अगर शुरुआत में मान लेते हैं, ये हमारा शुरुआत में मान लीजिए कि ये कितना, इसका कितना अणु टूटा होगा, इसका विघटन का, इसका कितना विघटन हुआ होगा? मान लेते हैं अल्फा विघटन हुआ होगा। ये मान लीजिए पहले से अल्फा था, एक मिनट पहले से रुकिए, जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ T0 था बाबू, देखो ध्यान से कैसे बनेगा। T0 पर बनेगा, मान लो इसका अल्फा सांद्रण था, ये अल्फा था, लेकिन ये सब कुछ ही था, अभी बना नहीं था जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ था। लेकिन जब अभिक्रिया शुरू हुआ, अभिक्रिया बीच में आ गया, यानी साम्य अवस्था में आ गया अभिक्रिया, तब देखिए क्या हुआ, इसका में विघटन जो हुआ है, मान लीजिए इसका जो है, ये देखो देखो, ये विघटन कितना हुआ है? ये अल्फा था, तो इसका विघटन कितना हो गया है? मान लेते हैं इसमें से विघटन जो हुआ है वो कैसे पता चलेगा? तो देखिए अल्फा अणु था इस शुरुआत में और विघटन हो गया है, तो कैसे विघटन हुआ है? तो देखो ये हो जाएगा, मान लो कि ये हो गया अल्फा में विघटन, ठीक है, और ये हो गया कितना में? 2 अल्फा में विघटन, ठीक है। और टोटल जो विघटन हुआ है, मान लेते हैं इसके कि पहले से कितना अणु था? एक अणु था, और अल्फा अणु, एक अणु पहले से था, और अल्फा अणु में से एक हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर विघटन स्तर जो होता है बाबू, देखो आई जो होता है, ये होता है, देखो क्या, विघटन में कुल अणुओं की संख्या, विघटन में कुल अणुओं की संख्या और बटा बटा कुल, या क्या कह सकते हैं, प्रारंभ में कुल अणुओं की संख्या, या फिर हाँ, पदार्थ के कुल अणु की संख्या, या विघटन से पहले, विघटन से पहले कुल अणु की संख्या। देखो ध्यान से समझो, फिर से समझा देते हैं। पहले अब एकदम तोड़ के अब समझा रहे, ध्यान देना फिर से। पहले BaNO2 के होल ट्वाइस को हम विघटन करा दिए बाबू, तो क्या बनेगा? Ba2 प्लस और 2NO2 माइनस बनेगा, बनेगा ना? ध्यान देना, इसका कितना अणु है? जब अभिक्रिया शुरू नहीं होती इसका एक अणु है, ये अभी कुछ बना होगा? ये सब कुछ नहीं बना होगा, शुरुआत में नहीं बना होगा। जब T0 होगा तो अभिक्रिया हुआ ही नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कि अल्फा अणु में टूट गया और ये जो है 2 अल्फा अणु में टूट गया, ठीक है,
तो इसमें चेंजिंग कितना आ गया बाबू, 1 माइनस अल्फा, क्योंकि मान लो इसका अल्फा अणु टूटा होगा, इसका कितना Bn2 का कितना अणु टूटा होगा, अल्फा अणु टूटा होगा, और अभी कितना अणु है पहले से एक, तो इसका भी एक था तो एक अल्फा हो गया, दो से दो अल्फा टूट गया, और इसका जो विघटन हुआ होगा कुल, वो मान लेते हैं कि अल्फा विघटन हुआ होगा, तो अल्फा विघटन जब इसका हुआ होगा तो टोटल इसका विघटन के बाद कितना सांद्रण बचेगा, एक माइनस अल्फा बचेगा। ई कितना टूट गया, एक अणु टूट गया, तो अल्फा विघटन चल रहा है तो एक अल्फा, और दो अणु में टूटा है तो एक अल्फा, अगर मान लीजिए मान के चलता अल्फा एक जो है विघटन स्तर है, मान लेते हैं क्या है, यहाँ पर लिख भी देते हैं, माना कि विघटन, माना कि अल्फा क्या है, विघटन स्तर है, क्या है अल्फा, विघटन स्तर है। तो मान लीजिए कि एक अणु टूटा तो एक अल्फा, दो अणु टूटा तो दो अल्फा, और इसका पहले से एक अणु था, अभिक्रिया जब शुरू नहीं हुआ था, टी जब 0 था, तो इसका टोटल सांद्रण अभिकारक अब कितना बचेगा, अगर अल्फा टूट गया है तो एक माइनस अल्फा बचेगा। तो आई का जो मान होता है वो होता है विघटन में कुल अणुओं की संख्या बटा विघटन से पहले कुल अणु की संख्या। तो विघटन में कुल कितना हुआ है देखो, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, इसे तो कट जाएगा, और बटा कुल अणु कितना था, एक था, आई बराबर, तो आई का मान कितना है देखो, तो आई का मान दिल है 2.74, 2.74, यहाँ दिल है कुछ ही, वन ठॉप गुना क्या कुछ ही दिया हुआ है, आइए ना दिया हुआ है, बराबर क्या हो जाएगा, एक उससे बटा भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 प्लस 2 अल्फा, तो ध्यान दो यहाँ से 2 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये एक प्लस में इधर आएगा तो कुछ हो जाएगा माइनस में, 2.74 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा, ये 1.74 बचेगा, 2 अल्फा बराबर, तो अब देखो तो बाबू अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1.74 बाई 2, तो करो तो कितना हो जाएगा 1.74 बाई 2 कितना हो जाएगा, लगभग कितना हो जाएगा, लगभग हो जाएगा कितना 87, यानी 0.87 आएगा, कितना आएगा 0.87, यानी अल्फा का मान कितना आ गया 0.87, लेकिन तुमको ऑप्शन में 0.87 तो नहीं पूछ रहा है, क्योंकि विघटन स्तर अल्फा होता है, अल्फा निकालना था, तो तुमको परसेंटेज में दिया रहेगा, तो क्या करोगे इस मान को प्रतिशत में निकालो, तो अल्फा का मान हम लिखेंगे प्रतिशत में, क्या लिखेंगे, अल्फा का मान प्रतिशत में, अल्फा का मान प्रतिशत में कैसे निकलेगा, तो प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करना पड़ता है पता है ना, इसमें 100 से गुना करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 0.87 गुना 100 तो कितना हो जाएगा 87, कितना हो जाएगा 87% आ जाएगा, आ जाएगा, तो प्रतिशत में कितना हो जाएगा 87, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आईआईटी बिहार बोर्ड सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और सवाल देखो कैसे बनता है, आई का मान देखो, एक नया चीज सीखने को मिला आपको, ये स्पेशल फॉर आईआईटी, एकदम समझो तो ये है एकदम लेवल का क्वेश्चन, ही पूछ दोगे तो पसीना छूट जाएगा, अच्छा अच्छा मास्टर का पसीना छोड़ा देगा ये क्वेश्चन, देख रहा है ना, ये स्पेशल है एकदम, समझो कि स्पेशल फॉर, ये एकदम आईआईटी और नीट के लिए है, और विघटन स्तर निकालते कैसे है ये देख रहे हैं ना, आई विघटन स्तर अल्फा होता है, ठीक है ध्यान देना, तो पहले अणु को तोड़ना है, शुरुआत भी जितना अणु है उतना लिख देना है, ये सब तो 0 0 रहेगा जब भी क्रिया नहीं शुरू होगा, तो अब अल्फा टूट रहा है तो एक अणु टूटा तो एक अल्फा, दो अणु टूटा तो दो अल्फा, और इसमें कितना कमी आ गया तो अल्फा टूट गया, इसमें से चला गया तो एक माइनस अल्फा हो गया, तो आई का जो मान होता है बाबू, विघटन में कुल अणु की संख्या बटा विघटन से पहले कुल अणु की संख्या होता है, तो विघटन में कुल अणु कितना हो रहा है, तो विघटन में टोटल अणु की संख्या निकालो, तो एगो ई इतना बचा, प्लस में ये हुआ और प्लस में ये हुआ, ये ना विघटन हुआ, तो सबको जोड़े, तो अल्फा से अल्फा कट गया यहाँ से यहाँ, अल्फा से अल्फा कट गया, माइनस प्लस में था, अल्फा प्लस ए, और बटा कुल अणु की संख्या कितना था एक था विघटन से पहले, तो एक हो गया, तो 2 आई का वैल्यू दिया है 2.74 बराबर आई प्लस 2 अल्फा, तो 2 अल्फा बराबर 2.74 माइनस 1, और इसमें से घटा देंगे एक में से तो क्या हो जाएगा 1.74, और बट्टा कितना हो जाएगा 2, 0.87, अगर ले रहेगा पॉइंट में तो वही हो जाएगा, और नहीं तो अल्फा का मान प्रतिशत में हो जाएगा 0.87 गुना 100 यानी 87%, ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिएगा और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो जल्दी से सब, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे सारे लोग। चलिए बच्चों, तो बिलियन चैप्टर में आज आपको हमने क्या सिखाया,
इंपॉर्टेंट सवाल जो जनरली बोर्ड और IIT JEE लेवल का क्वेश्चन जो नीट लेवल का पूछता है। और ये सारे वस्तुनिष्ठ जितने भी कराए हैं आज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। वीडियो सेव भी हो जाएगा, बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। जिन बच्चों का छूट गया होगा वो जाकर रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। और आज शाम को जो टेस्ट होगा इसी पर आधारित होगा, जो ये पढ़ाया गया चीज इसी पर आधारित आप लोगों का टेस्ट होगा बच्चों, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से नोट कॉपी को विलियन चैप्टर का पढ़ लीजिएगा, जो इसमें बात बताया है उसको भी पढ़ लीजिएगा बच्चों। और फिर जो है आगे आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में हम सिखाएंगे, यानी अगला जो क्लास होगा हमारा संडे को होगा, उसमें हो सकता है वैद्युत रसायन चैप्टर से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे और उसका टेस्ट लिया। तो हर एक वीक में ये प्रोग्राम चलता है। आप लोगों को सुबह 7 बजे से ऑनलाइन क्लास होता है, शाम को 7 बजे संडे को टेस्ट होता है। ये संडे का सीरीज है बाबू। आप इसमें और भी बच्चे जितने नहीं जुड़े हुए हैं वो जोड़ सकते हैं, और भी आपके मित्र वगैरह होंगे तो उनको आप जोड़ सकते हैं। दूसरी चीज बच्चों, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि सिर्फ हमारे क्लासेज का स्टूडेंट हो, किसी भी जिससे के बच्चे अगर पढ़ना चाहते हो लेवल का पढ़ाई तो इससे जुड़ सकते हैं। दूसरी चीज बच्चों की देखो, आप लोगों को थोड़ा सा इस देखना है, ये टीचमेंट टेक ऐप का ये जो है हम लोगों को मतलब मिला हुआ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम कुछ पहले आपको आप लोग को वीडियो हम डाले थे ग्रुप में भी, और आप लोगों को बोले थे 2 दिन पहले। तो देखो बच्चों इसका रेटिंग चल रहा है, थोड़ा सा मेरे क्लासेज का रेटिंग देना है आप लोग को। तो प्ले स्टोर में जाकर, ठीक है, टीचमेंट को 5 स्टार देकर क्या करना है आपको, रेट देना है। 5 स्टार दे दीजिएगा, और 5 स्टार के बाद इसको क्या करना है आपको, रेटिंग कर देना है। वहाँ पर रेटिंग कैसे कीजिएगा, तो उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो क्लिप है, उस वीडियो क्लिप को मैं आप लोगों को भेजा हूँ। कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, टीचमेंट लिखना है, टीचमेंट खुल जाएगा। और देखते हैं ना जहाँ पर स्टार बना हुआ रहता है, 5वां स्टार देकर और लिख देना है गुड ऐप, और नीचे लिख देना है स्टूडेंट ऑफ सत्यम केमिस्ट्री क्लासेज, और पोस्ट कर देना है। बस इतना काम करना है। तो ये बच्चों आप लोग कीजिए, अपने से कीजिए, मित्रजनों से कराइए, और थोड़ा सा इस रेटिंग को जल्दी से बढ़ा दीजिए, ताकि हम और भी आपको अच्छे फैसिलिटीज के साथ इस टीचमेंट ऐप पर सुविधा दे सके, ठीक है। तो आप लोगों का है ना, आज रामनवमी के सबसे बड़े पहले हम हार्दिक शुभकामनाएं दे देना चाहते हैं बच्चों, सब लोगों को हैप्पी रामनवमी। और जैसा कि आप लोग को पता है आज रामनवमी है, कल दशमी है, तो कल जुलूस के कारण क्लासेज ऑफ रहेंगे, सारे ऑफलाइन क्लासेज सारे ब्रांचेज पर। और फिर मंगलवार से आप लोगों का ऑफलाइन क्लासेज चलेगा। आज शाम को लाइव टेस्ट से जुड़े, और हाँ टीचमेंट आपको रेट कर दे बच्चों। रेटिंग कैसे करना है ये आप लोगों को है ना, व्हाट्सएप पर आप लोगों को मैं ग्रुप में वीडियो डाल दिया हूँ। और ऐसे भी अगर जिनको नहीं पता होगा वो हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर व्हाट्सएप पर हमको मैसेज करें, हम वीडियो सेंड कर दूंगा, कैसे करना है वो ऐसे कर दें, ठीक है। और मैंने जो बताया बस प्रोसेस वही है, प्ले स्टोर पर जाना है और टीचमेंट आपको खोलना है, 5 स्टार देकर वहां लिख देना है, सिर्फ कमेंट में लिख देना है गुड ऐप, और नीचे स्टूडेंट ऑफ सत्यम केमिस्ट्री क्लास, ठीक है बच्चों। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। गुड बाय बच्चों।